So hi guys, welcome again to Superior Classes. I am Jay Badin. पिछले क्लास में हम लोग पढ़ रहे थे लाइट रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन चैप्टर का पोर्शन रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। और रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट जो हम पढ़ रहे थे, हमने उसमें कुछ एक्सपेरिमेंट्स देखे थे, कुछ चीज़ें समझी थी, बहुत आराम से चीज़ों को सीखा था। उन्हीं चीज़ों को एक बार क्विकली रिवाइज करके फिर हम आगे बढ़ते हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की तरफ। तो जो लोग ज्वाइन हो चुके हैं उनसे रिक्वेस्ट करूंगा जल्दी से शेयर कर दें, वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें। और हम बढ़ रहे हैं अपने टॉपिक रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट की तरफ। रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट की तरफ हम लोग पढ़ रहे थे रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। और रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट में हमने कहा था कि द फिनोमेना ऑफ लाइट टू चेंज इट्स पाथ व्हेन इट पासेस थ्रू वन ट्रांसपेरेंट मीडियम टू अनदर। ठीक, जब ये एक ट्रांसपेरेंट मीडियम से दूसरे ट्रांसपेरेंट मीडियम की तरफ इंटर करता है, पास होता है, ऐसे में उसके अपने पाथ को चेंज करना, ये है रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। इसके 3 केसेस हमने देखे थे। पहला केस हमारा क्या था? फर्स्ट केस हमारा था कि अगर हमारे पास एक ग्लास स्लैब है और इस पे किसी रेयर मीडियम से यानी एयर से, सपोज कीजिए एयर से लाइट इंटर कर रही है, तो ये होगी क्या कि रेयर टू डेंसर पास हो रही है लाइट रेज टुवर्ड्स द नॉर्मल बेंड हो जाएंगी। कहाँ सर? टुवर्ड्स द नॉर्मल बेंड हो जाएंगी। ठीक है, सीधे जाने के बजाय। सेकंड केस हमारा था कि अगर हमारे पास ग्लास स्लैब में जो लाइट रे आ गई थी, इंटर कर गई थी, ये जब दोबारा फिर से एक दूसरे सरफेस पे, दूसरे इंटरफेस पे स्ट्राइक करेगी, तो यहाँ ये ग्लास है जो कि डेंसर है और ये एयर है जो कि रेयरर है। यहाँ पर फिर से नॉर्मल ड्रा करेंगे और इस बार अवे फ्रॉम द नॉर्मल बेंड हो जाएगी। अगर मैं ये इंसिडेंट रे और इमर्जेंट रे की बात करूँगा, तो आफ्टर रिफ्रैक्शन, सेकेंड रिफ्रैक्शन, ये दोनों एक दूसरे के पैरेलल होंगी। एक और केस हमने कहा था सर कि अगर हमारे इस ग्लास स्लैब पे नॉर्मली कोई लाइट रे इंसिडेंट हो, क्योंकि हमारा जो डेफिनेशन था रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट का, वो था कि लाइट को ऑब्लिकली पास होना चाहिए, तिरछी पास होना चाहिए। तो जब ये नॉर्मली इंसिडेंट होती है तो इसका एंगल ऑफ इंसिडेंस कितना है सर? एंगल ऑफ इंसिडेंस 0 है। ठीक, और ऐसे केस में एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन भी 0 होता है। नहीं, वो रिफ्लेक्शन के लॉ के अकॉर्डिंग नहीं, यहाँ पर तो सेकंड लॉ कुछ और ही था। ठीक है, और बिल्कुल सीधा निकल जाती है। और अगर ये सरफेस पे भी नॉर्मली आ रही है तो बिल्कुल सीधा, बगैर किसी डेविएशन के, विदाउट चेंजिंग इट्स पाथ, निकल जाएगी लाइट। क्लियर है? ये हमने पिछले क्लास में पढ़ा था। और उसके बाद हमने वो एक्सपेरिमेंट किया था कि जब लाइट अपने पाथ को चेंज करती है, ऐसे सिचुएशन में जब हमारे पास ग्लास के अंदर वाटर फिल करके, ठीक, उसमें मैं किसी पेन वगैरह को जब डिप करता हूँ, डिप करने पर वो ब्रोकन दिखती है, टूटी हुई दिखती है। ये चीज़ भी हमारी रिफ्रैक्शन की वजह से हो रही है। हमने बात की थी जो तारे टिमटिमाते हैं, ट्विंकलिंग ऑफ स्टार, ये भी रिफ्रैक्शन की वजह से, ड्यू टू रिफ्रैक्शन हो रहा है। और बहुत सारी चीज़ें हम ऐसी देखेंगे जो मल्टीपल रिफ्रैक्शन की वजह से हो रही हैं, जैसे कि मिराज। ठीक है, और मिराज में मल्टीपल रिफ्रैक्शन के बाद फिर टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन का केस आ जाता है। उससे भी हम देखेंगे कि टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन क्या होता है। और हम कोशिश करेंगे कि TIR, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन को एक्सपेरिमेंट करके भी आपको दिखा दें, भले ही वो हम आपको शॉर्ट वीडियोज़ यानी रील्स के अंदर ही दिखा दें। ठीक है जी हाँ। अब आगे हम ये कह रहे थे कि यहाँ पर जो लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन है, वो फर्स्ट लॉ ये था कि इंसिडेंट रे, रिफ्रैक्टेड रे एंड नॉर्मल एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस, तीनों एक ही प्लेन में लाई करेंगे, जैसा कि हमारा रिफ्लेक्शन का लॉ था। सेकंड लॉ पढ़ते पढ़ते हमने इस चैप्टर को, इस पिछली क्लास को एंड किया था और फिर हम अब वहीं से आगे बढ़ जाते हैं। क्लियर है सर? अब हम वहीं से कंटिन्यू करते हैं। हमारा जो सेकेंड लॉ था वो कह रहा था कि
एंगल ऑफ इंसिडेंस एंड एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन के साइन का रेशियो कांस्टेंट होता है। ठीक है, क्या कहा था? साइन आई अपॉन साइन आर, ये जो होगा सर, ये होगा कांस्टेंट। और इस कांस्टेंट को हमने नाम दिया था क्या? एन से डिनोट किया था। आप चाहें तो इसको म्यू से भी डिनोट कर सकते हैं, जैसा आपको पसंद है। हमने इसको एन से डिनोट किया, और इस एन को मैंने कहा कि मैं कह रहा हूं कि ये एक गिवन पेयर के लिए है, एक फिक्स्ड पेयर के लिए है। जैसे एक पेयर हो सकता है एयर एंड ग्लास का। अब एयर एंड ग्लास का पेयर जब तक है तो वहां पर एंगल ऑफ इंसिडेंस चेंज होने के साथ एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन इस कांस्टेंट के अकॉर्डिंग चेंज होगा। ठीक है, इस कांस्टेंट के अकॉर्डिंग चेंज होगा। अगर ये पेयर चेंज हो जाए, यानी कि वाटर एंड ग्लास हो जाए, या एयर एंड वाटर हो जाए, वाटर एंड ग्लास हो जाए। अब वाटर एंड ग्लास हो गया तो फिर इस n की वैल्यू भी क्या हो जाएगी? चेंज हो जाएगी। यानी कि अब साइन आई के चेंज होने पर आर कैसा चेंज होगा? इस n की वैल्यू के अकॉर्डिंग चेंज होगा। ठीक है, तो फिर इसी n को हम नाम देते हैं। इस n को पहली बात तो हम ये लिख सकते हैं n/1। ठीक है, n/1 या 1n/2, इसको हम बोलते हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। इसको हम क्या बोलते हैं सर? अब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के टॉपिक पर हम आ रहे हैं। इसको हम एक नाम देते हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, वही कांस्टेंट जिसके अकॉर्डिंग एंगल ऑफ इंसिडेंस चेंज होने पर एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन चेंज होता है। ठीक है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, इसको मैं बोल सकता हूं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकेंड मीडियम विद रिस्पेक्ट टू फर्स्ट मीडियम। क्या? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकेंड मीडियम with respect to first medium। ठीक है, यहाँ पर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स सेकेंड मीडियम के का फर्स्ट मीडियम के रिस्पेक्ट में हम इस तरह से फाइंड कर सकते हैं। और मैं अगर आपसे कहूं तो इसको मैं लिख सकता हूं कि साइन आई अपॉन साइन आर इज इक्वल टू 1n2, और इसको मैं लिख सकता हूं n2 अपॉन n1। इसको कहते हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकेंड मीडियम विद रिस्पेक्ट टू फर्स्ट। 1n2 को इस तरह से भी लिखा जा सकता है, इसलिए अगर हम चाहें तो n2 अपॉन n1, इसको हम चाहें तो मैं लिख सकता हूं n1 साइन आई अपॉन n2 साइन आर, सॉरी n1 क्रॉस मल्टीप्लाई करें n1 साइन आई इक्वल्स n2 साइन आर। ठीक है, और इस इक्वेशन को, ठीक है, हाँ क्या है? n1 साइन आई इक्वल्स n2 साइन आर। ये सेकेंड लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन है। ये क्या है? सेकेंड लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन है। और अगर हम चाहें तो ये जो लॉ है, जो सेकेंड लॉ है, ये जो निकल करके आता है, इसे हम स्नेल्स लॉ भी कह सकते हैं। कौन सा लॉ? स्नेल्स लॉ। ठीक है, इसे हम क्या कह सकते हैं? स्नेल्स लॉ। लेकिन यहां से हमारा जो टर्म निकल करके आया है वह है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। सेकेंड लॉ को समझ में आ गया? सेकेंड लॉ क्या था कि रेशियो ऑफ साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस एंड एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, ये एक कांस्टेंट होगा फॉर अ गिवन पेयर ऑफ मीडिया। क्लियर? गिवन पेयर ऑफ मीडिया के लिए कांस्टेंट होगा, और फिर हम उन्हें रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकेंड मीडियम विद रिस्पेक्ट टू फर्स्ट मीडियम भी बोलते हैं। ये जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का टर्म आया है उसे मैं n2 अपॉन n1 के टर्म में लिखूंगा, तो मुझे एक इक्वेशन मिलेगी n1 साइन आई इक्वल्स n2 साइन आर, और हम इसे स्नेल्स लॉ भी कहते हैं। क्लियर? इसे स्नेल्स लॉ भी कहते हैं। और अगर हम चाहें, बल्कि आगे का हमारा स्टेप ये है कि जब हम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को पढ़ रहे हैं तो इस रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को एक्सप्लेन करने के लिए हम हेल्प लेते हैं स्पीड ऑफ लाइट की। हमने बात की थी कि वैक्यूम में स्पीड ऑफ लाइट c से डिनोट किया जाता है
और इस c को अगर मैं कहूँ तो 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड इन वैक्यूम है। क्लियर? वैक्यूम में स्पीड ऑफ लाइट कितनी है? 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। हमने कहा था जैसे जैसे डेंसर मीडियम में इंटर करेगी स्पीड ऑफ लाइट डिक्रीज करेगी। स्पीड ऑफ लाइट कितनी डिक्रीज करेगी ये उसकी डेंसिटी पर डिपेंड करेगा, किसकी? मीडियम की। क्लियर? पहली बात कि वो लाइट उसकी वेवलेंथ, किसी एक पर्टिकुलर वेवलेंथ की लाइट की बात हम कर रहे होंगे, और जब ये किसी डेंसर मीडियम में एंटर करेगी अपने रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के अकॉर्डिंग चेंज होगी। क्लियर? और जिस रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को हम लोग यहाँ पर लिख रहे हैं कि व्हाइट लाइट के लिए है। हाँ, अब बात आती है कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को अगर हम स्पीड ऑफ लाइट के डिक्रीमेंट के तौर पे देखते हैं कि जितना ज़्यादा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स स्पीड ऑफ लाइट उतनी कम, तो हम कैसे बात करें? तो आइए अब हम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के टर्म में बात करना स्टार्ट करते हैं। ठीक है, ये जो n है ये क्या है सर? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है। क्या है? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। अगर मैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की बात करूं तो ये क्या है? ये एक रेशियो है किसका? किसी एक मीडियम के रिस्पेक्ट में दूसरे मीडियम में स्पीड ऑफ लाइट का। ठीक है, किसी एक मीडियम के रिस्पेक्ट में किसी और मीडियम में स्पीड ऑफ लाइट का रेशियो है। जैसे अगर मैं कहूं कि स्पीड ऑफ लाइट, जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है n, ठीक है, दो चीजें मैं बता रहा हूँ। यहाँ पर लिखा हुआ है n यानी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ अ मीडियम। ठीक, मैं कह दे रहा हूँ कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अभी मेरे पास क्या है? ग्लास। मीडियम कौन सा है? ग्लास। तो मैं इसको लिखूंगा Ng यानी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास। क्लियर? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास यानी कि अब रेशियो की मैं बात करूंगा तो उसमें ग्लास मीडियम में स्पीड ऑफ लाइट की बात होगी। ठीक है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास है। लेकिन जब यहाँ इसके आगे इसके पहले कुछ नहीं लिखा है तो मैं यहाँ पर सपोज करता हूँ कि यहाँ पर लिखा हुआ है एयर, यानी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विद रिस्पेक्ट टू एयर। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विद रिस्पेक्ट टू एयर। ठीक, इसी तरह से अगर यहाँ पर लिख दिया जाए रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विद रिस्पेक्ट टू वाटर, ठीक, WNG, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विद रिस्पेक्ट टू वाटर, तो इन दोनों में जो डिफरेंस है इसे हम कहते हैं एब्सोल्यूट। कौन सा? एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। और इसे हम कहते हैं रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। ठीक, एब्सोल्यूट क्यों? क्योंकि ज्यादातर चीजों के जो हमने रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकाल करके रखे हैं, हमें स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम और इन एयर पता है, उसके अकॉर्डिंग हम क्या करते हैं कि बाकी अदर ट्रांसपेरेंट मीडियम्स के, ठीक है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को कैलकुलेट करते हैं, उनकी स्पीड ऑफ लाइट को कैलकुलेट करते हैं। तो हमने बाकी मीडियम्स के रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को कैलकुलेट किया है पहले विद रिस्पेक्ट टू एयर या विद रिस्पेक्ट टू वैक्यूम। तो जब यहाँ पर कुछ नहीं लिखा है यानी कि एयर के रिस्पेक्ट में हम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बता रहे हैं, इसके रिस्पेक्ट में, एयर के रिस्पेक्ट में हम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बता रहे हैं। और जब एयर के रिस्पेक्ट में हम बता रहे होते हैं इसे हम कहते हैं एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। क्लियर है? कौन सा? एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। और जब हम इसी को किसी और के टर्म में बताते हैं तो उसे कहते हैं रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। तो मैं सबसे पहले एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के बारे में देखता हूँ। कौन सा? एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है? ये है रेशियो, ये है, मैं कहूँ कि ये है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम विद रिस्पेक्ट टू एयर, यानी कि C/V, स्पीड ऑफ लाइट डिवाइडेड बाई स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम डिवाइडेड बाई स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम। स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम डिवाइडेड बाई स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम, इसको हमने कहा कि कौन सा है? एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। ठीक है, अब जब इसे रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की बात आएगी, जब रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की बात आएगी, अगर मैं कहूँ
कौन सा? रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। यहां पर हमने क्या कहा था सर अभी थोड़ी देर पहले? हमने कहा था रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकेंड मीडियम विद रिस्पेक्ट टू फर्स्ट मीडियम, इसको हम लिखते हैं N2/N1। और जब मैंने कहा N2/N1 लिख सकते हैं, रिफ्लेक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकेंड मीडियम विद रिस्पेक्ट टू फर्स्ट मीडियम लिख सकते हैं, इसका मतलब ये हुआ कि मैं इसे यहाँ पर एयर ना लिख दूं, क्योंकि ये एब्सोल्यूट वाले की बात है, कुछ नहीं लिखा है तो वहाँ पर एयर लिखा जाएगा। और जब यहाँ पर एयर लिखा जाएगा, यही है एब्सोल्यूट रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, यानी कि किसी और मीडियम के टर्म में। जैसे कि मैं चाहूँ तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विद रिस्पेक्ट टू एयर की जगह विद रिस्पेक्ट टू वाटर कर दूं, तो मैं कहूंगा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विद रिस्पेक्ट टू एयर जो होगा, और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर विद रिस्पेक्ट टू एयर जो होगा, इनका रेशियो ही हमें मिलेगा। अच्छा, अब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विद रिस्पेक्ट टू एयर का मतलब क्या? यानी कि C बाई V, और वेलोसिटी भी कहां पर? वेलोसिटी इन ग्लास। स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम अपॉन स्पीड ऑफ लाइट इन ग्लास, फिर से स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम अपॉन स्पीड ऑफ लाइट इन क्या? वाटर। क्लियर? स्पीड ऑफ लाइट इन वाटर। और जब मैं इसको इक्वल करूंगा तो मुझे मिलेगा VW/VG, यानी कि मैं कहूंगा N2/N1 या NG/NW या WNG क्यों? रिफ्लेक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विद रिस्पेक्ट टू वाटर, NG/NW, चाहे तो यहाँ पर A भी लिखा जाएगा, और ये क्या होगा? V water/V ग्लास। और अगर मैं सबकी जगह पर मीडियम 1 या 2 लिखना चाहूँ, तो मैं यहाँ पर ऐसा लिख सकता हूँ कि 1N2 इज इक्वल टू N2/N1, ठीक, इज इक्वल टू V1/V2। यही फॉर्मूला हम अप्लाई करेंगे। तो इसे हम क्या कहते हैं? रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। तो अगर हमें एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्सेस पता होंगे तो ऐसे सिचुएशन में हमारे लिए काम आसान ये होगा कि हम बहुत आसानी से रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्सेस निकाल सकते हैं। और हमारे लिए काम आसान ये भी होगा कि हमें एयर में, वैक्यूम में स्पीड ऑफ लाइट का पता है, तो हम क्या करेंगे? हम इसकी हेल्प से सेकेंड मीडियम में स्पीड ऑफ लाइट को कैलकुलेट कर लेंगे। आज फिर से कम्युनिटी टैब में आपके क्वेश्चंस जाएंगे जो कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पर बेस्ड होंगे, और इस रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पर बेस्ड क्वेश्चंस को आपने सॉल्व करना है। 2 तरह के रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हमने बात की है, एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एंड रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का मतलब ये हुआ कि जो स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम है, उससे रिलेट कर रहे हैं हम स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम को, ठीक, इससे रिलेट कर रहे हैं। और अगर रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का मतलब क्या हुआ कि हम किन्हीं 2 मीडियम्स को आपस में रिलेट करके देख रहे हैं। तो जब एब्सोल्यूट की बात हो तो C/V, और जब 2 मीडियम्स की बात हो तो V1/V2, और अगर रिफ्रैक्टिव इंडेक्सेस पता है तो N2/N1। ये हुआ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकेंड मीडियम विद रिस्पेक्ट टू फर्स्ट मीडियम। क्लियर है? अब कुछ ऐसी चीजों के रिफ्रैक्टिव इंडेक्सेस, कुछ ऐसी चीजों के एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्सेस जो आपको याद रखने हैं, वो मैंने नोट्स में भी लिख दिए हैं, और एक बार यहां पर भी कुछ बता देता हूं। जैसे कि स्पीड ऑफ लाइट हमें वैक्यूम में पता है, और मैंने कहा था कि एयर में स्पीड ऑफ लाइट कुछ डिक्रीज हो जाएगी। तो जब वैक्यूम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की बात करते हैं तो हम कहते हैं 1। वैक्यूम के रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को क्या कहते हैं? N। वैक्यूम के, किसके? वैक्यूम के। ये क्या है?
1। लेकिन अगर मैं इन एयर की बात करूं तो डिफरेंस कितना है, यानी रिफ्लेक्टिव इंडेक्स ऑफ एयर ये होता है 1.0003, 1.0003, यानी कि यही माइन्यूट सा डिफरेंस आया है जो स्पीड ऑफ लाइट में डिक्रीमेंट का रीजन बनेगा, लेकिन ये रीजन बहुत ज्यादा डिक्रीज भी लाइट को कर नहीं पाएगा। क्लियर? ये हुआ 1.0003। और इसके बाद हमारे पास जो इससे कम रिफ्लेक्टिव इंडेक्स की चीजें हैं कई सारी है, लेकिन हमारे पास है एक वाटर होता है, एक एयर, सॉरी एक वाटर होता है और एक आइस। तो जो आइस है, आइस का रिफ्लेक्टिव इंडेक्स ये होता है 1.31। क्लियर? और जो रिफ्लेक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर है ये इससे थोड़ा ज्यादा, यानी 1.33, यानी कि स्पीड ऑफ लाइट आइस में ज्यादा होगी इन कंपेरिजन टू वाटर। वाटर में स्पीड ऑफ लाइट कम है, जबकि किसमें, आइस में उससे ज्यादा है। इसके अलावा एक चीज है बेंजीन। ठीक, बेंजीन का जो सॉल्यूशन है उसका रिफ्लेक्टिव इंडेक्स होता है इन बेंजीन, ये इसका रिफ्लेक्टिव इंडेक्स है 1.5। ठीक, 1.5। और फिर हमारा क्राउन ग्लास का 1.52 इन क्राउन ग्लास क्या है इसका 1.52। इसके अलावा एक है हमारा डायमंड। इस डायमंड का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो होगा इसको आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। अभी तक हमने जितनी चीजों का लिखा है उसमें सबसे ज्यादा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का होता है इसका डायमंड का, और डायमंड का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा होने की वजह से इसमें स्पीड ऑफ लाइट इनमें से सबसे कम होती है। ये आपको कमेंट बॉक्स में बताना है कि डायमंड का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स सर कितना होता है। क्लियर है? तो इतनी चीजें हमारी हुई। अब हमारे पास अगर एक क्वेश्चन हो, कि हमें सर आप बताइए कि वाटर में या ग्लास में या बेंजीन के सॉल्यूशन में या डायमंड में स्पीड ऑफ लाइट कितनी होगी, तो मैं कहूंगा कि हमारे पास इनके रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्सेस है नहीं, ये एब्सोल्यूट है, रिलेटिव हमारे पास नहीं है। मैं कहूंगा एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स से हमारा काम चलेगा। क्यों चलेगा? क्योंकि हमारे पास स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम है। तो अगर मैं कहूं कि वाटर में पता कीजिए, वाटर में, तो मैं कहूंगा NW, यानी ANW इज इक्वल टू C/V इक्वल्स C/V। ANW हमारा क्या है 1.33 इक्वल्स C क्या है 3 × 10⁸ V को इधर क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, यानी कि V को इधर ले जाएंगे और 1.33 से डिवाइड करेंगे, जो आएगा वो हमारा आएगा स्पीड ऑफ लाइट इन वाटर। ठीक इसी तरह से कमेंट बॉक्स में आपको बताना है कि आपका आंसर कितना आ रहा है। ठीक इसी तरह से आपको डायमंड एंड ग्लास में स्पीड ऑफ लाइट कैलकुलेट करके कमेंट बॉक्स में बताना है। ये आपकी जिम्मेदारी है। क्लियर है? ये आपकी जिम्मेदारी है। और अब मैं बात करता हूं कि रिफ्रैक्शन में जब लाइट रेज रेयर टू डेंसर जाती हैं तो टुवर्ड्स द नॉर्मल बेंड होती हैं, लेकिन जब डेंसर टू रेयर जा रही हो, अवे फ्रॉम द नॉर्मल बेंड हो रही हो, तो इस अवे फ्रॉम द नॉर्मल बेंड होने के केस में एक ऐसा केस आता है जब हमारी लाइट रेज, हटा दे पहले इन्हें, कहां जा रही है सर? डेंसर टू रेयरर। कहां जा रही है? डेंसर टू रेयरर। ये हमारा डेंसर मीडियम है। मैं इस बार अपोजिट डायरेक्शन बना रहा हूं इस तरह से कि ये लाइट गई, ठीक, इस इंटरफेस पे स्ट्राइक की और यहाँ ये नॉर्मल ड्रा किया। नॉर्मल ड्रा करने के बाद अवे फ्रॉम द नॉर्मल बेंड हो जाएगी। अवे फ्रॉम द नॉर्मल, एंगल ऑफ इंसिडेंस हुआ, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन हुआ, एंगल ऑफ इंसिडेंस हुआ और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन हुआ। अगर मैं एंगल ऑफ इंसिडेंस को इंक्रीज कर दूं,
अगर एंगल ऑफ इंसिडेंस को इंक्रीज कर दूं तो एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन और ज्यादा बढ़ेगा। मैंने एंगल ऑफ इंसिडेंस को इंक्रीज किया तो एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन और ज्यादा हो जाएगा। ठीक, और ज्यादा मैं एंगल ऑफ इंसिडेंस को इंक्रीज कर दूं तो और ज्यादा हो जाएगा। एक केस ऐसा आएगा कि जब एंगल ऑफ इंसिडेंस को इंक्रीज करते करते सिचुएशन ऐसी आएगी कि इमरजेंस लाइट रे यानी एंगल ऑफ इमरजेंस कितना हो जाएगा 90 डिग्री। कितना हो जाएगा 90 डिग्री, यानी कि इसको ओवरग्रेज करते हुए, इस सरफेस को ओवरग्रेज करते हुए लाइट रेज इस तरह से निकल जाएगी। क्लियर है? तो ऐसा एंगल ऑफ इंसिडेंस जो डेंसर मीडियम में बना हुआ हो और उसके लिए रिफ्रैक्शन एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन की वैल्यू जब 90 डिग्री मिलती है, इसे हम कहते हैं क्रिटिकल एंगल। क्या बोलते हैं सर? क्रिटिकल एंगल। तो डेंसर मीडियम में बना हुआ वो एंगल ऑफ इंसिडेंस जिसके लिए रिफ्रैक्शन एंगल या एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन की वैल्यू 90 डिग्री हो जाए। क्या हो जाए? 90 डिग्री हो जाए। इसको हम कहते हैं क्या? क्रिटिकल एंगल। किसको बोलेंगे? एंगल ऑफ इंसिडेंस को बोलेंगे क्रिटिकल एंगल। ठीक है, क्रिटिकल एंगल किसको बोलेंगे? एंगल ऑफ इंसिडेंस को बोलेंगे, ना कि इसको। तो जब एंगल ऑफ इंसिडेंस डेंसर मीडियम में हो, ऐसे में एंगल ऑफ इंसिडेंस को बढ़ाते एक सिचुएशन आती है कि रिफ्रैक्शन एंगल जो होता है, उस रिफ्रैक्शन एंगल का आपकी वैल्यू 90 डिग्री हो जाती है। अच्छा, एक काम और कीजिए, ये क्रिटिकल एंगल था सर, क्या था? क्रिटिकल एंगल। एक काम और कीजिए, क्या करें कि एंगल ऑफ इंसिडेंस को क्रिटिकल एंगल से ज्यादा कर दें। एंगल ऑफ इंसिडेंस को क्रिटिकल एंगल से फिर ज्यादा कर दें, तो अब ये ओवरग्रेज के बजाय, सेकंड मीडियम में जाने के बजाय सीधा फर्स्ट मीडियम में ही लौट आएगी, डेंसर मीडियम में। जब हम एंगल ऑफ इंसिडेंस को क्रिटिकल एंगल से ज्यादा करते हैं, ऐसी सिचुएशन में, मेरे पास आज लेजर लाइट नहीं है, मैं कल या शॉर्ट वीडियो में अरेंज करके आपको दिखाऊंगा कि टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन कैसे होता है। तो सेम मीडियम में लौट आती है, डेंसर मीडियम में ही लाइट लौट आती है, रिफ्रैक्शन नहीं होता, तो इससे हम कहते हैं टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। और ये टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन TIR में एनर्जी का लॉस बहुत कम हो रहा है, इसलिए आजकल हम इसको यूज करते हैं डेटा को ट्रांसमिट करने के लिए, डेटा सेंड करने के लिए। ऑप्टिकल फाइबर का नाम आपने सुना होगा, ऑप्टिकल फाइबर उसी का एग्जाम्पल है। क्लियर है? ऑप्टिकल फाइबर उसी का एग्जाम्पल है कि TIR टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होते होते लाइट रेज बहुत दूरी का सफर तय कर लेती हैं, क्योंकि स्पीड ऑफ लाइट भी हमारे पास सबसे ज्यादा स्पीड की चीज है। ठीक है, तो हमारे पास डेटा को ट्रांसफर करने के लिए, डेटा को सेंड करने के लिए सबसे अच्छा मीडियम है कि TIR की हेल्प से, ऑप्टिकल फाइबर को यूज करते हुए हम डेटा को एक जगह से दूसरी जगह स्पीड ऑफ लाइट से सेंड कर सकें। ठीक है, ऑप्टिकल फाइबर और इन तमाम चीज़ों के बारे में, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स से क्रिटिकल एंगल का जो डेरिवेशन है, छोटा सा डेरिवेशन क्रिटिकल एंगल के बारे में, और फिर आपके TIR टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन के बारे में और उनके यूजेस के बारे में हम देखने वाले हैं अपनी नेक्स्ट क्लास में। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं दोस्तों कल की क्लास में। बेस्ट ऑफ लक एंड टेक केयर।